सावरकर जी ने हिंदू समाज की सारी कुरीतियों के खिलाफ उस वक्त संघर्ष करने का काम किया और उसको समाज का विरोध झेलते हुए भी आगे बढ़े। एक क्रूस क्राय शरीर के अंदर कितनी प्रचंड दैदीप्यमान आत्मा बसती थी, कितना दृढ़ निश्चयी और देशभक्त व्यक्ति इसके अंदर जीवन जीता था। उसका अंतिम शिखर तब आया जब वो बीमार हो गए थे। बीमार होने के बाद आज के जमाने में हम लोग देखते हैं, हम सब करते हैं, अपने परिजनों को बचाने के लिए वेंटिलेटर रखते हैं, नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि एक क्रूस का शरीर अब भारत माता के कोई काम का नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं पुनः जन्म लूंगा, अब मुझे जीने की जरूरत नहीं है। और अपने आप का आत्म बलिदान करने का काम वीर सावरकर ने किया। मित्रों, बहुत बड़ी बात, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जिसको हम सब सच मानते हैं, मगर कई जगह इसको मान्यता नहीं है, इसके प्रति इतना दृढ़ विश्वास और वो मृत्यु का कारण बने, वो सावरकर जैसा महान व्यक्ति ही कर सकता है। एक जीवन में 2 जन्मठी जिसको दे दी, वो व्यक्ति कितना भयजनक अंग्रेजों को लगता होगा, वो ही इनके प्रचंड सामर्थ्य का परिचायक है। आजादी के आंदोलन में अंग्रेज आए तब से गए तब तक किसी को फांसी तो दी, मगर एक जीवन में 2 जन्मटिप किसी को नहीं दी और वीर सावरकर को ही वो सम्मान प्राप्त हुआ। और जब सेल्युलर जेल में आए तब अंग्रेज जेलर ने उनको कहा कि सावरकर, आप आए तो हो, मगर आपका आयुष्य इतना नहीं है, आप वापस कैसे जाओगे? उन्होंने कहा, मैं जरूर वापस जाऊंगा, तेरी सल्तनत की आयुष्य मेरे आयुष्य से कम है, मैं भारत माता को स्वतंत्र देख कर जाऊंगा। कितना दृढ़ आत्मविश्वास इस देश के भविष्य के प्रति, भारत माता की स्वतंत्रता के प्रति और इस देश के उज्जवल भविष्य के प्रति होगा। और मित्रों, आज मैं मानता हूं कि हम एक ऐसी भूमि पर बैठे हैं जहां भारतीय सशस्त्र क्रांति की नींव डालने वाले वीर सावरकर की भी ये भूमि पावन की है और उसका सर्वोच्च शिखर सुभाष बाबू थे, वो भी यहां अपने कदम रखे हैं। ये बहुत पवित्र भूमि है मान्यवर। आज सावरकर जी के जीवन को आज हमारे युवाओं ने इसमें से प्रेरणा लेने का काम सरल हो, इसलिए ढेर सारी चीजों का यहाँ प्रकाशन भी हुआ है और उसको बहुत संगीतमय रचनाओं के साथ यहाँ गाया भी गया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के 16 साल की कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों को, इनके माता पिता को एक अपील करना चाहता हूं। एक बार इस सेल्युलर जेल में, जिस काल कोठरी में सावरकर जी का निवास था, जिसके ठीक सामने लोगों को फांसी पर चढ़ाने का काम किया जाता था, जिससे सावरकर जी की हिम्मत तोड़ दी जाए, वहां 7 बाय 11 की कोठरी, रोज खाना भी न मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। सावरकर जैसे विचारक व्यक्ति को किताबों से अलग रखा गया था। रोज कोपरा को बैल के कोलू के अंदर लगकर तेल निकालने की यातनाएं दी थी। वहां पर भी सावरकर जी ने कील के उपयोग से पत्थरों पर साहित्य सृजन करने का काम किया। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, साहित्य सृजन वो ही कर सकते हैं जिसका मन और आत्मा 2 में से कुछ कुंठित न हो। 2 जन्म टिप देने के बाद भी जिस व्यक्ति के अंदर भारत माता की प्रार्थना के लिए, भारत माता के यशोगान के लिए साहित्य सृजन करने की हिम्मत है, उससे बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। और उनके संकल्प ने ही
एक कठोर कालखंड पारित करने की हिम्मत दी। एक ही जेल में दो भाई रहने के बावजूद सालों तक एक दूसरे को देख नहीं पाए। कोई कल्पना कर सकता है? एक ही जेल में दो भाई रहने के बावजूद कई सालों तक एक दूसरे का सामना नहीं हुआ। कितने जुर्म उस वक्त किए गए होंगे, वो इससे हमें मिलता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का चिंतन, जिसके आधार पर आज की सरकार चल रही है नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, वो उन्होंने ही इसकी नींव व्याख्या करने का काम किया था। मित्रों, ऐसी सामूहिक पहचान जो भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और इतिहास से उपजती है, इसको कई लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें से सबसे प्रखर इसके उपासक वीर सावरकर थे। अंग्रेजों ने शिक्षा के माध्यम से हमारे देश पर हमेशा के लिए गुलामी का बोझ और गुलामी की मानसिकता थोपने का प्रयास किया था। इसीलिए 1857 के स्वतंत्र संग्राम को इन्होंने विप्लव का नाम दिया था। वीर सावरकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम को विप्लव की जगह स्वतंत्र संग्राम का नामाभिधम कर देश की सच्ची स्पिरिट को आगे बढ़ाया। और 1857 प्रथम स्वतंत्रता समर, ये पुस्तक देश के सभी पुस्तकों में एकमात्र पुस्तक ऐसी है जो प्रकाशित होने के पहले ही अंग्रेजों ने इसको बैन कर दी थी। कोई पुस्तक प्रकाशित भी नहीं हुई है, उसको प्रकाशित होने के पहले बैन करने का काम अंग्रेजों ने किया था। उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसको छापना, पढ़ना, बांटना, सभी चीजों पर प्रतिबंध था। क्यों था? क्योंकि उसका टाइटल ही ऐसा था कि 1857 में जो हुआ था वो अंग्रेजों के प्रति विप्लव नहीं है, हमारा स्वातंत्र का अधिकार है। और इसके लिए अनेक हुतात्माओं ने जो बलिदान दिया, वो पहला स्वातंत्र समर था। और रूढ़ियों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए कि हमारा देश रूढ़ियों से ऊपर उठे, रूढ़ियों को त्यागे। मित्रों, आज हम आजाद हुए हैं, लंबी यात्रा कर कर देश आज यहां पर पहुंचा है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक सरकार बनी है जो लगभग 12 साल से काम कर रही है। और जब देश के आजादी के 75 साल हुए, तब नरेंद्र भाई ने एक आह्वान किया, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि पंच प्रण के आधार पर हमारे देश की जनता ने हमारी शताब्दी तक, आजादी की शताब्दी तक जाना चाहिए। पंच प्रण में एक प्रण है गुलामी के कालखंड की सभी स्मृतियों को समाप्त कर कर नए विश्वास के साथ देश आगे बढ़े। और 15 अगस्त 2047 को एक ऐसे महान भारत की हम सब मिलकर रचना करें, जो महान भारत समग्र विश्व के अंदर हर क्षेत्र में नंबर 1 पर हो। और मुझे पूरा विश्वास है, आज ये आह्वान 140 करोड़ लोगों का संकल्प बना है। और एक व्यक्ति जब एक कदम चलता है तो एक कदम आगे बढ़ते हैं, परंतु एक ही दिशा में 140 करोड़ लोग आगे बढ़ते हैं तो हम 140 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं। यही बात महान भारत की रचना करेगी। भारत समृद्ध भी होगा, भारत सुरक्षित भी होगा, भारत संस्कृत भी होगा और भारत शिक्षित भी होगा। भारत का स्वास्थ्य, हर जन का स्वास्थ्य हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इस प्रकार के भारत की रचना ही वीर सावरकर की कल्पना थी। मैं आज यहां से एक जन्मजात देशभक्त, एक मूर्धन्य साहित्यकार और दृढ़ता के धनी, वीरता के धनी सावरकर जी को मन पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, पद्मश्री, पद्म विभूषण, सभी प्रकार के अलंकरण जो मिलते हैं वो सरकारें देती है। वीर सावरकर को वीर की उपमा कोई सरकार ने नहीं दी है, देश के जन जन ने देने का काम किया।
यही इनकी स्वीकृति बताता है। आज पूजनीय मोहन जी के उपस्थिति में इनकी अमर कृतियों का संगीतमय नए सुरों में पंडित जी ने हम सबको सुनने का मौका दिया। पूजनीय मोहन जी ने एक प्रतिमा एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.